नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग एंजाइम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एंजाइम की हमारी क्लास दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आज की इस क्लास में हम एंजाइम्स के फंक्शंस, एंजाइम्स का बेसिक्स, पूरा इंट्रोडक्शन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम से संबंधित जो थ्योरीज हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम कैटलिस्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम एंजाइम्स का एग्जैक्टली यूज क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं उसको यदि आप सामान्य तौर पे कहें, है ना, मेरे ख्याल से आपने पहले भी इस शब्द को पढ़ के रखा होगा, तो कैटलिस्ट को हम सामान्य तौर पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एक चीज़ है जो किसी रिएक्शन को किसी रिएक्शन के रेट को एग्जैक्टली, है ना, किसी रिएक्शन के रेट को कम कर सकता है अथवा किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन जल्दी पूर्ण हो सकती है, कोई रिएक्शन में ज़्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा यह उस रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड क्या होगा उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अभी हमने बात करी कि यह एक ऐसा सब्सटेंस है, कंपाउंड है, केमिकल है जो किसी भी रिएक्शन के रेट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, रेट और वेलोसिटी दोनों के लिए यहाँ पे एक शब्द हम कह सकते हैं हिंदी में, वो क्या है, गति, है ना, वो क्या है, गति। तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, इंक्रीज। और ये चेंज जो अल्टर है वो सामान्यतः कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कि बढ़ाता है, क्या करता है, वो बढ़ाता है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज। अब इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यह जिस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उस रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट स्वयं पर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं आने देगा। विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज, मतलब स्वयं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने देगा। इसका मतलब कि एक एंजाइम जो अभी इस रिएक्शन में, एक्स रिएक्शन में प्रयोग हुआ है, वही एंजाइम थोड़े समय बाद वाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, है ना, वही एंजाइम थोड़े समय बाद वाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। बात समझ में आ रही है? अब आता है कि व्हाट आर दी एंजाइम्स। अभी तक हमने क्या समझा, कैटलिस्ट को एक जनरल टर्म में समझा। अब यही कैटलिस्ट किसके रूप में हमको दिखाई देता है, एंजाइम के रूप में दिखाई देता है ना। अभी तक हमने कैटलिस्ट को समझा, अब हमारे सामने शब्द आता है एंजाइम। तो एंजाइम भी क्या है, कैटलिस्ट ही है, बस अंतर क्या है कि दीज आर दी बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर दी बायो कैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स। तो ये एक ऐसे बायो कैटलिस्ट हैं जो कि हमारी मतलब कि मनुष्य की जीवित कोशिकाओं में क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, है ना। तो एंजाइम जैविक प्रोडक्ट होते हैं जो जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन इसेंशियल फॉर द लाइफ, है ना। अभी हम समझेंगे समय के साथ कि किस प्रकार से बायोकेमिकल रिएक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं, बट अभी के लिए कि दीज आर द एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स। These enzymes increases the rate of the biochemical reactions which are essential for our life। ठीक है, ये essential क्यों है, क्योंकि ये किसी न किसी प्रकार के कंपाउंड का निर्माण कर रही होंगी, तत्वों का निर्माण कर रही होंगी जो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के, है ना, किसी न किसी प्रकार का योगदान दे रहा होगा। दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एन एंजाइम इज अ प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक बात और स्पष्ट हो गई, हमने कहा कि तुम क्या हो, बायोकैटलिस्ट हो, चलो बात समझ में आई, है ना, तुम क्या हो, बायोकैटलिस्ट हो, बात समझ में आई। बायोकैटलिस्ट क्यों कहा, क्योंकि ये लिविंग सेल्स ही हमारे क्या करती हैं, इनको सिंथेसाइज करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर बायोकैटलिस्ट। हमारा जो शरीर है वही क्या कर ले रहा है, सेल्स जो है वही क्या कर ले रही है, इनको सिंथेसाइज कर ले रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर बायोकैटलिस्ट। लेकिन ये बनते किससे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इनका बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन है। तो एन एंजाइम इज अ प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल। तो हमने क्या कर दिया, एक और शब्द उसमें जोड़ दिया डेफिनेशन में, अब उसकी परिभाषा और स्पष्ट हो गई कि प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल है that act as a biocatalyst regulating the rate of the metabolic reactions without being consumed or permanently altered। तो यह इस पे स्वयं कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, यह परमानेंटली इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, यह कंज्यूम नहीं होता है, यह यथावत बना रहता है। ठीक है,
तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब आता है कि हाउ दिस टर्म एंजाइम वाज ओरिजिनेटेड। द वर्ड एंजाइम लिटरली मींस इन ईस्ट, है ना। एंजाइम जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, इन ईस्ट, ईस्ट में, है ना। क्या मतलब होता है, ईस्ट में। इट वॉज इनिशियली यूज टू डिस्क्राइब द क्रूशियल बायोकेमिकल रिएक्शन। शुरुआती चरण में जब हमने इस शब्द का प्रयोग करना चालू किया तब हम इस शब्द को बस इस तरीके से यूज कर रहे थे, इस तरीके से डिफाइन कर रहे थे कि यह एक बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। बट आगे चल करके उसकी डेफिनेशन क्या होती गई, वास्ट होती गई। द प्रोडक्शन ऑफ द इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय फर्मेंटेशन, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम जाइमेज फाउंड इन द ईस्ट। ये शब्द कहां से निकल करके आया, ईस्ट से निकल करके आया। क्यों, क्योंकि शुरुआती चरण में जब हमने पाया कि इस प्रकार का कोई बायो कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को इम्पैक्ट करता है, तब हमने इसको कहां पाया, एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस में पाया। जब हम क्या बना रहे थे, इथेनॉल बना रहे थे, इथाइल अल्कोहल बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, तब वहां पे फर्मेंटेशन में एक एंजाइम रोल प्ले कर रहा था। कौन सा एंजाइम था, जाइमेज। कौन सा, जाइमेज। तो इस तरीके से ये शब्द क्या हुआ, व्युत्पन्न हुआ, डेराइव हुआ। अब आता है कि इसकी खोज किसने करी, डिस्कवर किसने किया। कई लोगों का अलग अलग टाइम पे क्या है योगदान है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एंजाइम रिसर्च, इन 1836 सबसे पहले व्यक्ति आते हैं बर्जीलियस। बर्जीलियस कॉइन्ड द टर्म कैटलिस्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग टू डिजॉल्व। कैटलिस्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, कैटलिस्ट एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, टू डिजॉल्व, वो जो घोला जा सके, वो जो घुलनशील हो। ये कैटलिस्ट शब्द किसने दिया था शुरुआती चरण में, बर्जीलियस ने दिया था ना। किसने दिया था, बर्जीलियस ने। आगे चल करके 1878 में विल्हेम कुन आते हैं। इन्होंने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया। वो टर्म क्या है हमारा, एंजाइम, मीनिंग इन ईस्ट फॉर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट रिएक्शन। तो जो एक कैटलिस्ट जनरल टर्म बर्जीलियस ने बनाया था, उस कैटलिस्ट के अंदर एक सब कैटेगरी बायो कैटलिस्ट की बनाई गई। किसके द्वारा, विलियम कुन के द्वारा, और उसको नाम दिया गया एंजाइम, जिसका मतलब क्या है, इन ईस्ट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। 1883 में एडवर्ड बकनर आते हैं। इन्होंने क्या किया, एंजाइम को आइसोलेट किया, आइसोलेटेड एंजाइम सिस्टम फ्रॉम सेल फ्री ईस्ट एक्सट्रैक्ट, है ना। इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया। ये जो शुरुआती चरण में इन्होंने एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया एडवर्ड बकनर ने, वो एग्जैक्टली एंजाइम था क्या, जाइमेज था, जो फर्मेंटेशन रिएक्शन में क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, तो नेम द एक्टिव प्रिंसिपल जाइमेज। ठीक है, लेटर डिस्कवर्ड टू बी मिक्सचर ऑफ द एंजाइम्स, दिस सिस्टम कुड कन्वर्ट सुगर टू अल्कोहल विदाउट लिविंग सेल्स, है ना। अब देखो वापस से कि शुरुआती चरण में जो भी आप रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, आगे चल करके उसमें एडवांसमेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जिस चीज को इन्होंने एक सिंगल एंजाइम मान करके जाइमेज नाम दिया था, पता चला कि ये तो क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि और भी प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, 1926 में जेम्स समर आते हैं, है ना। ही आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड यूरिएज फ्रॉम जैकबिन, प्रूव दैट द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। 1926 में जाकर के फाइनली जेम्स समनर ने क्या किया, प्रूव किया। जेम्स समनर ने प्रूव किया कि हाँ ये क्या है, बायोकैटलिस्ट जो हैं वो उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन है। वो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, तो जेम्स समनर ने प्रूव किया कि ये प्रोटीन से बने हैं। एडवर्ड बकनर ने जाइमेज को आइसोलेट किया था, ये हमने पढ़ा। विलियम कुन ने जाइमेज एंजाइम टर्म दिया था। बर्जीलियस ने कैटलिस्ट शब्द को क्या है, बनाया, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपका आता है कि फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या समान लक्षण के अंतर्गत पहला आता है विशाल आणविक आकार एवं कोलाइडल प्रवृत्ति। अब वापस से विशाल आणविक आकार या लार्ज मॉलिक्यूलर साइज क्यों रहेगा, उसका मूल कारण है कि भाई ये प्रोटीन से बना है। प्रोटीन अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। जो चीज पहले ही मल्टीपल अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हुई है, उससे एंजाइम बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका आकार क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा।
दूसरा क्या होता है, इनका जो नेचर होता है कोलाइडल फॉर्म को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आता है कैटालिटिक एक्शन, है ना। कैटालिटिक एक्शन एग्जैक्टली क्या है वो हमने ऊपर पूरा डिस्कस कर लिया। कैटालिटिक एक्शन का मतलब या उत्प्रेरक क्रिया का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज रिएक्शन के रेट को क्या कर दे रही है, इंक्रीज कर दे रही है, और टाइम को क्या कर दे रही है, रिड्यूस कर दे रही है। ठीक है, तो वो चीज तो अधिकांश एंजाइम स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और अभिक्रिया के अंदर बिना बदले वापस मिल जाते हैं। ये बात भी हमने ऊपर डिस्कस करी है कि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, वह स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यदि वो स्वयं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते तो उनके भी स्ट्रक्चर में, उनके भी उसमें शेप में आदि में परिवर्तन आता, पर वो चूंकि पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं तो कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला आता है हाई स्पेसिफिसिटी। हाई स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी शब्द हम आप पढ़ेंगे, है ना, अलग से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हाई स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जो एंजाइम जिस चीज के लिए बना है वह एंजाइम हमेशा उसी कार्य को परफॉर्म करेगा, है ना। मतलब समझो उदाहरण के लिए कि ऑक्सीडेज एंजाइम है, कौन सा है, ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो ये हमेशा क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही करवाएगा। तुम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ये रिडक्शन करवा देगा। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक जगह पर जाकर के बाइंड होंगे, स्पेसिफिक प्रकार का क्या रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को प्रभावित करता है। यह क्रिया अत्यधिक क्या होती है, विशिष्ट होती है। अगला आता है फीचर इनका कि तापमान के प्रति क्या होती है, संवेदनशीलता की, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द टेम्परेचर की। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ताप के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ताप के प्रति संवेदनशील क्या हो सकते हैं भाई, क्योंकि जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे इनका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोटीन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और प्रोटीन यदि ब्रेक डाउन हो गया तो एंजाइम बचा ही नहीं ना अभी। तो तापमान में यदि 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से एंजाइम की क्रिया दर क्या हो सकती है, दोगुनी तिगुनी हो सकती है, जब तक कि वो सहनीय सीमा में रहे। सहनीय सीमा का मतलब यहाँ पे क्या एग्जैक्टली, तो हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ टेम्परेचर, समझो एक रिएक्शन हो रही है, समझो एक रिएक्शन हो रही है, तुमने उसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया, एंजाइम की रिएक्शन प्रेजेंस में एक रिएक्शन हो रही थी, एंजाइम के प्रेजेंस में जो एक रिएक्शन होने वाली थी उसमें 10 मिनट लगने वाले थे, फॉर एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं बस में, है ना। अब तुमने क्या करना चालू कर दिया, उसमें टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दिया, ये 10 मिनट का टाइम रिड्यूस होकर के 5 मिनट हो सकता है। लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर यदि एक लिमिट से ऊपर गया तो एंजाइम का जो वो है मॉलिक्यूल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो ब्रेक डाउन हो सकता है, बॉन्ड टूट सकते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी टुवर्ड द टेम्परेचर क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है तापमान बढ़ाने की वजह से, लेकिन तापमान एक लिमिट में ही बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ द कैटलाइज्ड रिएक्शन कि बहुत से एंजाइम आगे और पीछे दोनों दिशाओं में क्या अभिक्रिया उत्प्रेरित कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई रिएक्शन इसको इस तरीके से समझो कि तुमने क्या किया, x प्लस y के बीच में रिएक्शन करवाई ए एंजाइम के प्रेजेंस में, इससे क्या हुआ, तुमको z बन गया। लेकिन अब इसी z से क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा वापस से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन इधर भी हुई, रिएक्शन इधर भी हुई। तो एंजाइमों की क्रिया है ना, तो बहुत से एंजाइम क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों दिशाओं में क्या करते हैं, रिएक्शंस को इंड्यूस करते हैं, रिएक्शन में रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेंसिटिविटी टुवर्ड द पीएच, जस्ट लाइक टेम्परेचर दे आर आल्सो सेंसिटिव टुवर्ड द पीएच, कि एंजाइमों की क्रिया क्या है, पीएच पर निर्भर करती है। प्रत्येक एंजाइम का क्या होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिस पर वह सर्वाधिक सक्रिय होगा। अब समझो कि मेरे पास क्या है, एक्स एंजाइम है और यह सबसे बेस्ट रिएक्शन किस पे शो करता है, 7.5 पीएच पे शो करता है। दैट मींस कि थोड़ा सा बेसिक पीएच होना चाहिए, लेकिन मैं जिस सॉल्यूशन में रिएक्शन करवा रहा हूं, जिस चीज में रिएक्शन करवा रहा हूं, उसका जो पीएच है वो ऑलरेडी कितना हो रखा है, 6 हो रखा है, 5 हो रखा है। दैट मींस कि क्या हो गया, एसिडिक हो गया। लेकिन ये मेरा एंजाइम तो बेसिक में अच्छी रिएक्शन शो करता है, लेकिन जहां रिएक्शन शो करवाना है वो कैसा है, एसिडिक हो रखा है। तो अब ये अपना प्रभाव अच्छे तरीके से शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमल पीएच होता है हर एंजाइम का, उतना ही रिएक्शन में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा बायो कैटलिस्ट होते हैं, हमने पढ़ लिया। इसके अलावा डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल कैटलिस्ट, भाई बायो कैटलिस्ट तो है, तो जब सीधी सी बात है बायो कैटलिस्ट हो तो केमिकल कैटलिस्ट डिफरेंट होगा। बोले कैसे डिफरेंट हो सकते हो, तो बायो कैटलिस्ट तुम्हारी सेल के अंदर बन रहा है, बायो कैटलिस्ट तुम्हारी सेल के अंदर बन रहा है, जबकि केमिकल कैटलिस्ट एक अलग प्रक्रिया में बाहर क्या है बनाया जा सकता है। ठीक है,
रासायनिक उत्प्रेरक जहां अनिश्चित काल तक क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो एंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट या सक्रिय हो सकते हैं। कि भाई केमिकल जो कैटलिस्ट है वो लंबे समय तक बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बायो कैटलिस्ट समय के साथ क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रक्ट हो सकता है, क्योंकि वो प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कभी भी टूट सकता है। स्पेसिफिसिटी हमने पढ़ ली ऑलरेडी, है ना, कि भाई एंजाइम स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, वह एक विशेष प्रकार की एक्टिव साइट में जाकर के बाइंड होंगे और हमेशा उसी एक्टिव साइट से बाइंड होंगे, कभी दूसरे से बाइंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रकार की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अन्य रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आता है व्हाट आर द फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, पहला कि इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया, आदि आदि। अब वापस से समझो कि तुमने क्या किया, खाना खाया, तुमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट लिया, अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे हो भाई, तो ढेर सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं। बोले मान लो तुमने क्या करवा दिया, स्टार्च का पाचन करवाना है ना, ग्लूकोज का करवाना है, ढेर सारे प्रकार के कंपाउंड्स के पाचन के लिए ढेर सारे प्रकार के क्या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन को, मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। दैट मीन्स की होल बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट कर रहे हैं टू सस्टेन अ लाइफ, है ना। दूसरा आता है हमारा सेल रेगुलेशन एंड सिग्नल ट्रांसमिशन। दूसरा क्या आता है, सेल रेगुलेशन एंड सिग्नल ट्रांसमिशन। एंजाइम्स लाइक काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस सेल्फ रेगुलेट सिग्नल सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। ये एग्जैक्टली क्या है, तो एंजाइम्स जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, काइनेज हो गया, है ना, और क्या हो गया, फॉस्फेटेज हो गया, या सेल सिग्नलिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना। या सेल सिग्नलिंग एग्जैक्टली क्या होती है, तो सेल सिग्नलिंग का एग्जैक्टली मतलब है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से क्या करना, सिग्नल्स को फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल क्या करना, पहुंचाने का प्रयास करना। उसमें भी ये एंजाइम्स क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तीसरा आता है मेटाबॉलिक पाथवे रेगुलेशन। अब एंजाइम के जस्ट क्लास के बाद, है ना, एंजाइम की क्लास के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ने वाले हैं, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ प्रोटीन, ऑफ, है ना, ऑफ विटामिन आदि आदि। तो इन सब के जो मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे तो उसमें हमको खास करके कार्बोहाइड्रेट में समझ में आएगा कि कितने सारे एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं टू फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सुगर मोइटी। So the body produces specific enzymes to control and regulate the metabolic reactions, ensuring smooth cellular functions. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है हमारी बॉडी, ढेर सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही है, सेल्स हमारी ढेर सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रही है ताकि उन रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है इनके पास। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, तो एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन नेगेटिव फीडबैक लूप्स कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द सेल्स नीड्स, है ना। कि भाई कोई रिएक्शन हो रही है और कोई रिएक्शन लगातार होती जा रही है, जिसमें से एक चीज क्या हो रही है, लगातार प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वहां पर वो एंजाइम यदि रोल प्ले करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा भाई, वो पर्टिकुलर चीज जो प्रोड्यूस हो रही थी उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो एंजाइम सेल की नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यदि सेल की नीड नहीं है तो एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये एग्जैक्टली क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। जब सेल ने क्या किया, फीडबैक दिया कि मुझे अब ये चीज नहीं चाहिए है, एंजाइम का पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि भाई वो इंटरमीडिएट चीज, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का सिंथेसिस अब नहीं होना है। फिर आता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कि एंजाइम्स कैटलाइज चेंजेस इन प्रोटीन्स आफ्टर दे आर फॉर्म सच एज फॉस्फोरिलेशन, है ना, ग्लाइकोसाइलेशन, इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड चेन क्लीवेज आदि आदि। तो कुछ एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन बनने के बाद उसमें कई सारे प्रकार के चेंजेस लेकर के आते हैं। कैसे, फॉस्फोरिलेशन के प्रक्रिया के माध्यम से, ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की क्लीवेज के माध्यम से, उसको तोड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, कि भाई पॉलीपेप्टाइड को आप क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्लीवेज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, उसको ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, अगला आता है रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम लेवल्स कि सम एंजाइम्स रेगुलेट देयर ओन प्रेजेंस बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ द एंजाइम डिग्रेडेशन, है ना। कि कुछ एंजाइम क्या करते हैं, अपना लेवल स्वयं मेंटेन करके रखते हैं। मान लो ये एक्स एंजाइम है जिसका रेट ऑफ डिग्रेडेशन क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये खत्म हो जाएगा जल्दी, तो ये अपने रेट ऑफ डिग्रेडेशन को कंट्रोल करते हैं। यदि रेट ऑफ डिग्रेडेशन इनका कंट्रोल में रहेगा, दैट मीन्स कि कम होगा, तो इनका लॉन्ग लास्टिंग जो टाइम है, जो लास्टिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
भाई रेट ऑफ डिग्रेडेशन का होने का मतलब क्या है? खत्म होने की गति, खत्म होने की दर। खत्म होने की दर क्या हो जाए? कम हो जाए तो जो इनका वो है समय है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाएगा? अपने आप सेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाएगा। कुछ एंजाइम्स अपने विघटन की दर को नियंत्रित करके अपने स्तर को बनाए रखने में काम करते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन इनका है इम्पैक्ट ऑन डिजीज की अल्टर्ड एंजाइम स्ट्रक्चर और इम्बैलेंस्ड एंजाइम प्रोडक्शन कैन डिसरप्ट द हेमोस्टेसिस एंड लीड टू डिजीजेस। कि भाई सब कुछ एंजाइम के साथ बढ़िया बढ़िया भी नहीं होता है। यदि एंजाइम का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो, यदि एंजाइम का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो सीधी सी बात है वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था वो रिएक्शन की गति बढ़ जाएगी तो कोई डिजीज हो सकती है। यदि उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया तो कोई डिजीज हो सकती है। तो ऐसे कई सारी परिस्थितियां बनती हैं जिनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम या डिजीज देखने को मिल सकती है। अब आता है एंजाइम्स के कुछ बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। जैसे हमने पढ़ा कि भाई शुरुआती चरण में जब एंजाइम को आइसोलेट किया गया तो सबसे पहले इथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से जो काम हो रहा था इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन का, उसमें हमने पाया कि जाइमेज एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इथाइल अल्कोहल तो तुम पी रहे हो, दारू पीते हो ना, तो दारू जो तुम पी रहे हो एग्जैक्टली क्या इथाइल अल्कोहल है? कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है उसका। शराब जो भी बोलते हैं उसको, वाइन है और आदि आदि जो भी आता है मार्केट में ना, तो उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एंजाइम्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो वाइन का फर्मेंटेशन हो गया, चीज मेकिंग हो गया, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, हमारे लेक्चर्स में आगे पढ़नी 7वीं यूनिट में, ठीक है। तो वाइन फर्मेंटेशन हो गया, चीज मेकिंग हो गया, ब्रेड व्हाइटनिंग हो गया, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक प्रोसेसिंग आदि आदि आदि। तो इन सब में भी क्या है? एंजाइम्स का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से भी एंजाइम का एक फंक्शन निकल करके आता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम्स को सामान्यतः 6 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है हमारी इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, है ना। ऑक्सीडो जो रिडक्टेज एंजाइम होते हैं उसके नाम से पता चलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दो रिएक्शन हो गई। एक क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, दूसरा क्या हो गया? अपचयन हो गया। इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस को एक साथ क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम्स को ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाता है। तो these enzymes, oxidoreductase enzymes, catalyze oxidation reactions where electrons are transferred. These electrons are usually in the form of hydride ions or hydrogen ions. Hydride ion exactly क्या हुआ और hydride ion exactly क्या हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बात समझ में आई, ठीक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज किस में काम करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम करते हैं। ये कैटेगरी है, ये एंजाइम का नाम नहीं है। एंजाइम का नाम कैसे होगा? द मोस्ट कॉमन नेम यूज्ड इज डिहाइड्रोजिनेज विथ रिडक्टेज इज आल्सो यूज्ड इन दिस सम केसेस। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी के तहत बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? डिहाइड्रोजिनेज। व्हेन ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द एंजाइम इज कॉल्ड ऑक्सीडेज। तो अब ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है उसके दो टाइप हो गए, एक जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, दूसरा जो रिडक्शन करवाएगा। जो रिडक्शन करवाएगा रिडक्टेज हो गया, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा ऑक्सीडेज हो गया, बात खत्म। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आती है ट्रांसफरेज, कुछ ट्रांसफर करेगा, कैटलाइज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। द ट्रांसफर ऑकर्स फ्रॉम वन डोनर मॉलिक्यूल टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। एक कंपाउंड से, एक मॉलिक्यूल से कुछ दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा? ट्रांसफर होगा, और लेट्स से वाइस वर्सा। Most often the donor is a cofactor charged with functional group to be transferred. For example, hexokinase which is involved in glycolysis. पढ़ेंगे इसको हम कल की क्लास में जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। तो हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा है? एग्जैक्टली ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करके यहां पर क्या करता है? वो ट्रांसफरेज के तौर पे काम करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, ग्रुप ट्रांसफर करने में, है ना। तीसरा एंजाइम आता है हाइड्रोलेजेस। वो जो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वो एंजाइम जो जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलेजेस कहलाएंगे। कैटलाइजेस द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलाइसिस ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग वाटर। तो ये क्या कर रहे हैं? केमिकल जो है बॉन्ड है, रासायनिक जो बंध है, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे? जल की उपस्थिति में।
जल की उपस्थिति में किसी भी कंपाउंड के रासायनिक बंधों को तोड़ने वाले एंजाइम हाइड्रोलाइजेस कहलाते हैं और यह पूरी प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। These enzymes transfer functional groups to the water। ये एंजाइम क्या कर देते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको किस पे ट्रांसफर कर देते हैं, वाटर में। किसका फंक्शनल ग्रुप, वो मॉलिक्यूल जिसको तुम क्या करवा रहे थे, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे। वो मॉलिक्यूल जिसका तुम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे उसका फंक्शनल ग्रुप कहां चला गया, वाटर में चला गया। इफ हाइड्रोलेज एक्ट ऑन एमाइड, है ना, glycosyl peptide ester other bonds, it removes a functional group hydrolytically and transfer it to an acceptor compound। तो एमाइड ग्रुप हो गया, ग्लाइकोसिल हो गया, पेप्टाइड हो गया, ईस्टर हो गया, या अदर बॉन्ड्स हो गए, इन सब से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हट जाएगा, ट्रांसफर और कहां चला जाएगा, वाटर में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइजेस एंजाइम की कैटेगरी के अंदर एग्जांपल क्या आता है, काइमोट्रिप्सिन, अ प्रोटीएज दैट हाइड्रोलाइजेस द पेप्टाइड बॉन्ड। काइमोट्रिप्सिन के तहत हम एंजाइम की बात करें, कौन सा आता है, प्रोटीएज आता है, जो क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। तीसरा प्रकार हो गया। चौथा जो प्रकार है, पहला प्रकार ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफरेज, तीसरा हाइड्रोलाइसिस, चौथा आता है लाइसेजेस। लाइसेजेस एंजाइम जो रहते हैं ये कैटलाइजेस द रिएक्शंस वेयर, ये कहां पर रिएक्शन कैटलाइज करेंगे, वेयर फंक्शनल ग्रुप आर एडेड टू ब्रेक डबल बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स। डबल बॉन्ड्स आर फाउंड बाय रिमूवल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, कि जहां पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऐड किए जाते हैं, किसको ब्रेक डाउन करके, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके। फॉर एग्जांपल एंजाइम की बात में करें, है ना, तो फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज। अब फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज क्या है, एंजाइम है, which converts fructose 1,6-biphosphate into G3P glyceraldehyde 3-phosphate and DHAP dihydroxyacetone phosphate by breaking CC bond। अब क्या बना एग्जैक्टली समझो वापस से। हमने यहां पर कहा है ना, लाइसेस एंजाइम में क्या हुआ एग्जैक्टली, हमारा कंपाउंड दो हिस्सों में टूट गया। फ्रक्टोज जो कि एक 6 कार्बन की सुगर मोइटी है, वह इस एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन सा, फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज, फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा जो फ्रक्टोज कंपाउंड था वह था वो दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा क्या बना, G3P, दूसरा हिस्सा क्या बना, DHAP। G3P क्या है, 3 कार्बन की एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, और DHAP क्या है, 3 ही कार्बन का एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ है, और DHAP क्या है, कीटोन ग्रुप के साथ है। किसके साथ है, कीटोन ग्रुप के साथ। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप क्या है, ये बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये लाइएज एंजाइम हो गया आपका। अगला जो प्रकार आता है, 5वां प्रकार, वो है हमारा आइसोमेरेजेस, कि कैटलाइजेस द रिएक्शंस वेयर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रांसफर्ड विद इन अ मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग आइसोमेरिक फॉर्म्स। आइसोमेरेजेस आइसोमर बना देगा, क्या बना देगा भाई, आइसोमर बना देगा। यह एंजाइम हमको किसमें मदद करता है, आइसोमर्स के निर्माण में मदद करता है। फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रांसफर्ड विद इन अ मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग आइसोमेरिक फॉर्म्स। These enzymes facilitate the structural or geometric changes within a compound. For example, phosphoglucose isomerase, which converts glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate by rearranging functional group within the same molecule। वापस से समझो, आइसोमेरेज हमने क्या कहा कि यह आइसोमेरिक फॉर्म्स को क्या करता है, बनाता है। कैसे बनाता है, जियोमेट्रिक चेंजेस की मदद से बनाता है। कैसे, और एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो एक एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट नामक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। कैसे कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, है ना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एग्जैक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। बस सिंपल से क्या होगा, यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा फंक्शनल ग्रुप का। जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा।
जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो क्या बन जाएगा, कीटोन ग्रुप बन जाएगा, मात्र रीअरेंजमेंट की वजह से। क्योंकि भाई ग्लूकोज भी 6 कार्बन की शुगर है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की शुगर है। अंतर किस बात का है भाई, अंतर है हमारा फंक्शनल ग्रुप का। एक में एल्डिहाइड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या कीटोन है। बस आपने क्या कर दिया, उसको रीअरेंज करके फंक्शनल ग्रुप किया, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेंज हो गया। बट ये सब हुआ किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। तो ये पांचवी कैटेगरी आपकी आइसोमेरेज एंजाइम की थी। आखिरी कैटेगरी आती है लाइगेजेस। These enzymes catalyze the reaction where two substrate are ligated और joined forming new bonds such as, है ना, कि भाई दो सब्सटेंस जुड़ करके एक नया बॉन्ड बना करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे। ये दो सब्सटेंस जुड़ेंगे, या तो कार्बन कार्बन हो सकते हैं, या कार्बन सल्फर हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है। जब एक नया बॉन्ड बनेगा दो सब्सटेंस के बीच में, तो एक नया कंपाउंड बनेगा दोनों के मिलने से। These reactions occur through condensation and coupled with ATP cleavage for energy. ये रिएक्शन सामान्यतः कंडेंसेशन की प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होती है। ठीक, ये 6 प्रकार के हमारे एंजाइम हुए। अब आता है टाइप्स ऑफ द एंजाइम बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी और देयर प्रेजेंस, कि वो एंजाइम कहां पर उपस्थित है अथवा वो क्या काम कर रहा है। खास करके इस कैटेगरी का जो मेजर नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस। तो प्रेजेंस दो प्रकार की हो सकती है, या तो इंट्रासेलुलर होगा या फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, सेल के अंदर या सेल के बाहर। जो इंट्रा होगा इसको उसको हम क्या बोल देंगे, एंडो एंजाइम बोल देंगे। तो दीज एंजाइम्स या इंट्रासेलुलर एंजाइम्स दैट फंक्शंस इनसाइड द सेल्स वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, कि यदि कोई एंजाइम जो सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है वहीं पे क्या करने लग जाए, मजदूरी करने लग जाएगा, तो हम इस प्रकार के एंजाइम को क्या बोल देंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम, एंडो एंजाइम। इन्हीं एंजाइम्स को also known as the metabolic enzymes because they catalyze the most of the cells metabolic reactions. फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन लार्ज पॉलीमर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मोनोमर यूनिट विद इन द सेल, है ना। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मोनोमरिक यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो एक मेजर चीज ये हो गई। फैसिलिटेट द वाइटल इंटरसेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज द रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो फंक्शन से ढेर तरीके के परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेन बात क्या है कि दे फंक्शंस विद इन द सेल। कौन सी सेल, वो सेल जहां पर ये क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, सिंथेसाइज हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम्स ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, it catalyzes the first step in the glucose metabolism। ठीक, दूसरा आता है प्रकार, वो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। पहला इंट्रा था, अब एक्स्ट्रा है। पहले एंडो एंजाइम था, अब एक्सो एंजाइम है। ये बाहर है सेल के। एंजाइम्स दैट आर सिक्रेटेड बाय द लिविंग सेल्स टू कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस आउटसाइड द सेल बट विद इन द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट। अब शरीर के बाहर जाके थोड़ा ना काम करेगा, ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में ही रहेगा भाई, है ना। तो secreted by the living cell for the biochemical reactions outside the cell। भाई एक्स सेल ने क्या बनाया, ए एंजाइम बनाया, लेकिन एक्स सेल को उस ए एंजाइम की आवश्यकता ही नहीं है, तो बोले तू बाहर निकल जा और वाई सेल में क्या कर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या है या एक्सो एंजाइम क्या है, वो जो एक सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पर उस सेल के अंदर कोई काम ना करके दूसरी सेल के अंदर या आउटसाइड द सेल क्या करते हैं, काम करते हैं, फंक्शंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या फंक्शंस करते हैं, एक्ट एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, फैट्स को ब्रेक डाउन करना इनटू अ सिंपलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा, यूजुअली वर्क ऑन द एंड्स ऑफ द पॉलीमर चेन ब्रेकिंग डाउन मोनोमर्स वन एट अ टाइम। तो ये पॉलीमर कंपाउंड को मोनोमर कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एमाइलेज हो गया जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा मॉल्टोज में, है ना। लाइपेज हो गया जो कि फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, और ग्लिसरॉल को, है ना। यदि चाहिए इस प्रकार के एंजाइम तो कहां मिलेंगे, बैक्टीरिया से, फंजाई से, कुछ कार्निवोरस प्लांट से मिल सकते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा हो गया, पिचर प्लांट हो गया, आदि आदि। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर दो प्रकार के एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिचुएशन और
अवेलेबिलिटी भी कहा जाता है, कहाँ बनते हैं उसके आधार पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने पीछे वैसे डिस्कस कर लिया है ना, इंट्रासेलुलर एंजाइम, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम पीछे मैंने बता दिया आपको, तो अभी उतना ज्यादा काम का नहीं है। अब आता है एंजाइम्स एंड देयर एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। अरे भाई, तुम अभी सुस्त बैठे हुए रूम में, तुम अभी सुस्त बैठे हुए रूम में, मैं बोलूं कि चल दौड़ के देखते हैं, कोई शर्त लगा लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, तुम तुरंत क्या हो जाओगे, एक्टिवेट हो जाओगे। तो तुमको एक्टिव सुस्त इस अवस्था से है ना, तुमको आलस वाली अवस्था से इनएक्टिव फेज से एक्टिव फेज में लाने के लिए जितनी एनर्जी लगी वही एक्टिवेशन एनर्जी है। तुमको इनएक्टिव फेज से एक्टिव फेज में लाने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए लगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, 1 करोड़ रुपया। एंजाइम्स को पर्सपेक्टिव में एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। कि भाई ये क्यूआर नाम की एक रिएक्शन हो रही है जिसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन एंजाइम तो अभी इनएक्टिव है, तो अब एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आएगा, उसके लिए एनर्जी लगेगी। तो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में एंजाइम के आने के लिए जो एनर्जी लगी वही दरअसल एनर्जी क्या है हमारी, वो मिनिमम एनर्जी जो लगी वही एनर्जी हमारी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी है। दिस एनर्जी या this helps the break the bonds in the reactant so new bonds can form in the products। अब ये एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि ये जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले तत्व हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उनके बॉन्ड को ब्रेक किया जा सके और उनके बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बनाया जा सके, नया कंपाउंड बनाया जा सके। विदाउट एनफ एनर्जी द रिएक्शन कांट प्रोसीड। और ये एनएफ एनर्जी क्या होती है, इसी एनएफ एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। इसी एनएफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब आता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी के बाद एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। हाउ डू एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, कि एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन। अब समझो वापस से इसको दूसरे नजरिए से, ये एक्स से वाई बनना था, एक रिएक्शन होनी थी, कोई एंजाइम नहीं है अभी। इस रिएक्शन में एक्स से वाई बनने में मुझे कहूं 10 जूल की एनर्जी लगनी थी, सब उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं बस, है ना। 10 जूल की एनर्जी लगनी थी। अब मैंने क्या कर दिया, एक एंजाइम इसमें इंट्रोड्यूस किया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है अभी 10 जूल, ताकि क्या हो सके, इसके बॉन्ड ब्रेक हो सके और एक नया कंपाउंड बन सके। मैंने क्या किया, एक एंजाइम इंट्रोड्यूस किया, उस एंजाइम के इंट्रोडक्शन की वजह से ये जो 10 जूल की एक्टिवेशन एनर्जी थी वो मात्रा कितनी रिक्वायर्ड है मुझे, 1 जूल। बाकी काम किसने कर दिया, एंजाइम। वापस समझते हैं, हाउ डू एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर अ रिएक्शन टू अकर। They form an enzyme substrate complex that makes it easier to break or form bond। कि जो काम हम बॉन्ड ब्रेकिंग का टेम्परेचर की मदद से करवाने वाले थे, एनर्जी की मदद से करवाने वाले थे, वो काम अब किसने कर दिया हमारा, वो काम अब हमने किससे करवा लिया, एंजाइम से करवा लिया। Some enzymes bend the substrate making bonds easier to break। ठीक है, तो हमारा एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी कर देते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारी पूरी क्या थी, एंजाइम्स की आज की क्लास थी। अगली क्लास में, अभी एंजाइम खत्म नहीं हुआ, अगली क्लास में हम एंजाइम से संबंधित जो थ्योरीज हैं, है ना, खास करके लॉक एंड की मॉडल जो है हमारा, उसको पढ़ेंगे, और भी काफी कुछ पॉइंट्स बचे हुए एंजाइम के संबंध में, उनको भी देखेंगे। उसके बाद एंजाइम्स की क्लास हमारी बाइंड अप हो जाएगी, और उसके अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।